अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान फैसल है और मैं आप लोगों का बायोलॉजी टीचर हूँ। अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बायो का दूसरे साइंस की ब्रांचेस के साथ रिलेशन देखा था और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। बच्चों, कैरियर प्रोफेशन को कहा जाता है। आप अपने फ्यूचर में अर्निंग के लिए किस फील्ड में जाएंगे वो आपका प्रोफेशन या फिर आपका कैरियर कहलाएगा। आपने जब भी अपने किसी भी सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी चूज़ करना है तो उससे पहले आप सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे कि आपने फ्यूचर में बनना क्या है या फिर आपका फ्यूचर में गोल क्या है। अगर कोई इंसान है उसने गाड़ी में बैठना है तो सबसे पहले तो उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि उसको लाहौर जाना है या कराची जाना है। अगर वो ये डिसाइड ही नहीं करता कि उसको कहाँ जाना है तो वो फिर सही अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी भी सब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट ऑफ स्टडी चूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ के बनना क्या है। अगर वो सब्जेक्ट आपके गोल से मैच कर रहा है तो आप उसको चूज़ करो, वरना आप वही सब्जेक्ट चूज़ करो जो आपके इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहा है। अगर हम बायो को एज ए सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका मेरिट निस्बतन ज़्यादा होता है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो लो मेरिट भी हो तो हमारा एडमिशन उन सब्जेक्ट्स के अंदर हो जाता है। सबसे पहले हम हाई मेरिट वाले प्रोफेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर का जो प्रोफेशन हो गया, डेंटिस्ट का हो गया, साइकेट्री का शोबा हो गया या वेटरनरी डॉक्टर का जो शोबा है, ये सारे के सारे हाई मेरिट वाले सब्जेक्ट हैं। यानी अगर आप इन सारे सब्जेक्ट जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं इनमें से किसी में भी जाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेने के लिए आपका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। और इस चीज़ को हम मज़ीद आगे जब टॉपिक की डिटेल डिस्कशन करेंगे वहाँ पे हम जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं, इनके अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे कोई इतने ज़्यादा हाई फाई नंबरों की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी के नंबर निस्बतन कम भी हैं तो उनका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। अब आप कौन सी फील्ड में जा सकते हो या आपको बायो को सब्जेक्ट के तौर पे चूज़ करना भी चाहिए या नहीं, इस चीज़ को आप डिस्कस करने के लिए दो तरीके अपना सकते हो। सबसे पहले तो आप देखो, अगर तो जो प्रोफेशंस यहाँ पे आपके मेंशन किए गए हैं आपका इंटरेस्ट इन्हीं प्रोफेशंस के अंदर है तो आप बायो को एज ए सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। लेकिन बात सूरतों में ना बंदा कंफ्यूज रहता है कि मुझे पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं चूज़ करूँ या ना करूँ। उस सूरत में आप किसी भी एक्सपर्ट से, जैसा कि आपका टीचर हो गया या अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो कि अबू या टीचर मैं ये अपना सब्जेक्ट रखूँ या ना रखूँ। मेडिसिन और सर्जरी की जो डेफिनेशन यहाँ पे आपकी बुक में लिखी गई है वो ये है: द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। यानी इसका जो एक्सपर्ट होता है उसके दो काम होते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि वो डिज़ीज़ का डायग्नोसिस करता है, यानी उसकी पहचान करता है। और जो दूसरा काम इसका है वो है इलाज करता है बीमारी का, यानी सबसे पहले बीमारी की पहचान करेगा और इसका इलाज करेगा। बच्चों, ये जो बात हो रही है डॉक्टर्स की बात हो रही है। आपको पता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सबसे पहले तो आपसे पूछता है या फिर आपको आपका मुआयना करता है और फिर वो अंदाज़ा लगाता है कि आपको कौन सी बीमारी हो चुकी होगी। फिर उसके अकॉर्डिंगली वो आपको मेडिसिन देता है या जो भी बात सूरतों में वो आपको कहता है कि कुछ चीज़ों से एहतियात करो, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपका फिर इलाज करता है। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया गया है वो है सर्जरी। सर्जरी में होता क्या है, आप लोगों को पता है कि सर्जन्स तीन काम करते हैं। सबसे पहले तो वो, यानी तीन, दूसरा प्रोफेशन जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है सर्जरी का। सर्जरी में भी आप लोगों को बच्चों पता है कि जो सर्जन हैं वो तीन तरह के काम करते हैं। या तो वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो अगर कोई डिफेक्ट आ चुका है वो उस डिफेक्ट को ठीक करते हैं, यानी रिपेयरिंग करते हैं बॉडी की। या फिर वो बात सूरतों में कोई ऑर्गन डैमेज हो चुका है तो उस ऑर्गन को निकाल के और उसकी जगह दूसरा ऑर्गन वहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं। और तीसरी बात, वो बात सूरतों में चीज़ों को बिल्कुल रिमूव भी कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान को किडनी स्टोन है तो उस सूरतों में वो क्या करेंगे, जो सर्जन होते हैं वो किडनी स्टोन को जिस्म से निकाल देंगे। तो याद रखें जो प्रोफेशन सॉरी जो तो याद रखें जो सर्जन होते हैं वो तीन काम करते हैं। वो हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको रिपेयर करते हैं, उनको वो रिप्लेस कर सकते हैं या फिर उनको वो कम्प्लीटली रिमूव भी कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको 5 साल की बैचलर की डिग्री हासिल करनी पड़ती है जिसको MBBS कहा जाता है। और याद रखें ये जो प्रोफेशन है ये सबसे ज़्यादा
चार्मिंग प्रोफेशन बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस प्रोफेशन को अडाप्ट करना कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि MBBS में जाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और सारे लोगों का एडमिशन यहाँ पे हो भी पाता है या नहीं। बच्चों याद रखो कि जितने भी लोग बायो के अंदर आते हैं उनमें से 90% लोगों का यही ड्रीम होता है कि हमें डॉक्टर बनना है। लेकिन ये जो प्रोफेशन है यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि सारे लोग डॉक्टर नहीं बन सकते। ऑलमोस्ट बहुत ही कम, यानी यूँ कह लो कि 8% के आसपास लोग जाके अपना जो है ना वो एम यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, बाकी सारे लोग रह जाते हैं। इस चीज़ को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखें आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 45 से लेके 50 तक गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं और इसी तरह 70 के करीब जो है ना वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो अब हर जो कॉलेज है उसको तकरीबन 150 से लेकर और 300 तक सीट्स अलॉट होती हैं। पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पे 150 से लेकर 2 या 300 तक जो है ना वो सीट्स अलॉट होती हैं। अब जो हमारे पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके पास ऑलमोस्ट 8,000 के करीब टोटल सीट्स होती हैं और इसी तरह जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनके पास भी तकरीबन 8,500 के करीब टोटल सीट्स होती हैं। अब इनको जो टोटल करें तो ये तकरीबन 16,500 टोटल सीट्स बन रही हैं यहाँ पे। और इस साल यानी 2025 के अंदर जितने बच्चों ने MD कैट दिया था ना वो थे 1,67,000 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने MBBS के लिए टेस्ट दिया था यानी MD कैट दिया था। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अप्लाई करने वालों की तादाद 1,67,000 है और जो एडमिशन टोटल हो रहा है वो ये 16,500 लोगों का हो रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करने वाली है। देखो बच्चों, अगर कोई इंसान प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहा है, प्राइवेट में जो पाकिस्तान के अंदर है कि उसका ख़र्चा हो जाएगा ना वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा, 1 करोड़ से ज़्यादा। तो मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर पाकिस्तान में जो है ना MBBS करे। इससे बेहतर ये है कि वो यही 1-1.5 करोड़ अगर उसके पास ज़्यादा ही हैं तो वो इसको इन्वेस्ट कर दे और उसकी अर्निंग फ़ौरन से होना शुरू हो जाएगी। और अगर किसी का पब्लिक सेक्टर में एडमिशन होता है तो वेल एंड गुड, वरना आप प्राइवेट में कभी भी ना जाएं MBBS के लिए। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन थी जो हम लोगों ने की। अब हम बुक की तरफ वापस आते हैं। बच्चों, जो दूसरा प्रोफेशन आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है वो है डेंटिस्ट्री का। डेंटिस्ट्री की डेफिनेशन जो वहाँ पे लिखी गई है वो ये है, डेंटिस्ट स्पेशलाइजेज इन ओरल हेल्थ। यानी इसका जो एक्सपर्ट होता है वो ओरल हेल्थ के बारे में डिस्कस करता है या उसको डील करता है। ओरल हेल्थ मतलब हमारी ओरल कैविटी की बात हो रही है। ये दांतों के जो है ना डॉक्टर्स को डेंटिस्ट कहा जाता है। ये सारे ओरल कैविटी से रिलेटेड तमाम मसाइल को डील करते हैं। ये हमारे जो टीथ्स हैं उनकी रिपेयरिंग भी करते हैं, इनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं। और इसके अलावा तमाम काम जो ओरल कैविटी से मुतालिक होते हैं। दे डायग्नोज एंड ट्रीट द डेंटल डिजीज़ एंड परफॉर्म सर्जरीज। ये डेंटल सर्जरीज भी परफॉर्म करते हैं और दांतों की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनके अकॉर्डिंग उनके बारे में भी यही लोग डील करते हैं। आपको डेंटिस्ट बनने के लिए 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी जिसको BDS कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों, तीसरा पॉइंट जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है वो है फार्माकोलॉजी। जो फार्माकोलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं उनके 2 काम हैं बच्चों। सबसे पहला काम तो ये है कि वो मुख्तलिफ अद्वियात का इंसानी जिस्म के ऊपर असर चेक करते हैं। दूसरा, वो नई अद्वियात बनाने के बारे में भी काम करते हैं। तो इसका एक्सपर्ट 2 तरह से डील करता है। पहला ये कि वो मुख्तलिफ अद्वियात बनाता है और दूसरा ये कि वो उन अद्वियात का इंसानी जिस्म के ऊपर असर भी देखता है। आपको फार्माकोलॉजी के अंदर जाने के लिए या फार्माकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपको B फार्म या फिर D फार्म करना पड़ेगा। B फार्म एक 16 ईयर एजुकेशन है और D फार्म 18 ईयर एजुकेशन है। तो इन दोनों इन दोनों डिग्रीज़ को हासिल करने के बाद आप फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हो और ये काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। इसका पाकिस्तान के अंदर भी और फॉरेन कंट्री के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोप है। इसके अलावा जो चौथा प्रोफेशन आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है वो है फिजियोथेरेपी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ थेरेपी दैट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट्स एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी दैट हैव बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज़ और इंजरी। इसका जो एक्सपर्ट होता है वो फिज़िकली डिजीज़ को या फिर यूँ कह लो कि अगर किसी बंदे के अंदर कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ It is a therapy that is used to restore movements and physical functions of the body that have been impaired by disease or injury. इसका जो एक्सपर्ट होता है वो फिज़िकली
बीमारियों को ठीक करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट यूज द फॉर एग्जांपल इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट यूज फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड फिजिकल मोडालिटीज सच एज मसाज टू इम्प्रूव पेशेंट्स फिजिकल इम्प्रूवमेंट। देखिए इसका जो एक्सपर्ट होता है वो फिजिकल मेथड्स को यूज़ करता है हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को रिस्टोर करने के लिए। मिसाल के तौर पर वो मसाज कर सकते हैं हमारी बॉडी का, या फिर हमें मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइजेज रेकमेंड करते हैं और हमें फिज़िकली ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई शख्स फिजियोथेरेपी के अंदर जाना चाहता है तो वो 4 साल की बैचलर्स डिग्री करे आफ्टर FSc, और फिर वो जाके इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन ये जो प्रोफेशन है मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा, पाकिस्तान के अंदर इसका ज़्यादा स्कोप नहीं है। हाँ, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर कोई जा सकता है, अफोर्ड कर सकता है, तो वहाँ पे जाके इसके अंदर अच्छी अर्निंग है, लेकिन पाकिस्तान में इसका कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। इसके अलावा पांचवा प्रोफेशन जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है वो है फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ का। बच्चों, आप में से वो लोग जो फील्ड वर्क में ज़्यादा अच्छे हैं, यानी जो लोगों के साथ डीलिंग में ज़्यादा अच्छे हैं, वो इन प्रोफेशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। इन प्रोफेशंस की जो डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर लिखी गई है वो ये है। इन फिशरीज़ एक्सपर्ट डील विद द इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश। यानी फिशरीज़ का जो एक्सपर्ट होता है वो मछलियों की मिकदार और उनका म्यार बेहतर बनाने के लिए काम करता है। यानी ये फ़िश पॉन्ड्स इनके हवाले किए जाते हैं जहाँ पे ये मछलियों की देखभाल करते हैं और उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि उनकी तादाद भी ज़्यादा हो जाए और वो म्यार के अतबार से भी ज़्यादा हो, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा मीट प्रोड्यूस करने लग जाएँ। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ की जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है वो ये है। इन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका जो एक्सपर्ट होता है वो जंगली हयात और जंगली जो पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं उनकी कंजर्वेशन के बारे में काम करता है। यानी इसकी ये कोशिश होती है कि किसी तरह तमाम जो जानवर हैं जो जंगल के हैं वो भी उनको भी कोई नुकसान ना हो और जो प्लांट्स हैं वो भी कंजर्व रहें। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर ये काम किया जाता है। अगर कोई इंसान फिशरीज़ या वाइल्ड लाइफ में जाना चाहता है तो वो मास्टर्स करे ज़ूलॉजी के अंदर, यानी वो एनिमल्स की स्टडी जो है उसके अंदर मास्टर्स कर ले, या फिर फिशरीज़ और एक्वाकल्चर के अंदर मास्टर्स कर ले। ये आपको अडॉप्ट करने के लिए 18 ईयर्स की एजुकेशन चाहिए। उसके अलावा जो छठा सब्जेक्ट आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है वो है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इम्प्रूव द फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। इसका जो एक्सपर्ट होता है वो क्या काम करता है, वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर काम करता है। फार्मिंग प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है, यानी वो मुख्तलिफ तरह के फार्म्स बनाता है और कैसे फार्म्स को बेहतर बनाया जा सकता है। फार्म्स मतलब पोल्ट्री फार्म है ना, तो उसके बारे में ये लोगों को आगाही देगा कि कैसे आप पोल्ट्री की सर्विसेज को बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी काम करता है, यानी कैसे आप एग्रीकल्चर को बेहतर बना सकते हो। और सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी ऐसी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में भी ये जो है ना लोगों को मशवरे देगा जिनसे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है। अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर जाना चाहते हो तो इसके लिए आप 4 साल की डिग्री आपको चाहिए, BS करना पड़ेगा एक्वाकल्चर के अंदर। याद रखो बच्चों, यहाँ पे जितना भी BS लिखा हुआ है ना वो 16 ईयर एजुकेशन को कहा जाता है। BS इज इक्वल टू 16 ईयर एजुकेशन, एंड अगर कहीं पे मास्टर्स है तो वो 18 ईयर्स की एजुकेशन है। इसके बाद आपकी बुक में जिस प्रोफेशन को डिस्कस किया गया है वो है एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टेक्निक इन्वॉल्व्स अ ब्रीडिंग एंड केयर ऑफ लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। बच्चों, जिसका जो एक्सपर्ट होता है वो लाइफ स्टॉक की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है और वो इस मकसद के लिए स्पेशली ब्रीडिंग टेक्निक्स के ऊपर फोकस करता है। ब्रीडिंग बच्चों वो टेक्निक होती है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ जानदारों की जो है ना क्रॉस करवाते हो। क्रॉस करवाने के बाद आपका जो एम होता है वो हाई क्वालिटी होता है। मिसाल के तौर पर आप इमेजिन करें कि एक जो है ना काऊ है जो कि ज़्यादा जो है ना मिल्क प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। और इसी तरह एक आपके पास जो है ना मेल काऊ है जिसका आप क्या करते हो, जो कि ज़्यादा मीट जिसके अंदर बॉडी के अंदर मौजूद है। आप इन दोनों को क्रॉस करवाओगे और क्रॉस करवाने के बाद आपके पास एक ऐसा जानदार आ जाएगा या ऐसी फीमेल आ जाएगी जो अपने मीट के एतबार से भी बेहतर होगी और साथ में वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क भी प्रोड्यूस करेगी। तो ये ब्रीडिंग का जो है ना मेन मकसद होता है। इसके अलावा बच्चों, जिस टॉपिक को आपकी बुक में डिस्कस किया गया है वो है हॉर्टिकल्चर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट कल्टिवेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। इसका जो एक्सपर्ट होता है वो पौधों की
बढ़ोतरी के बारे में काम करता है और वो स्पेसिफ़िकली वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी के बारे में काम करता है। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको पौधों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है और इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए आपको 4 साल डिग्री हासिल करनी पड़ेगी हॉर्टिकल्चर में, यानी आपको एफएससी के बाद 4 साल मज़ीद लगाने पड़ेंगे इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए। उसके बाद बच्चों जो 9th प्रोफेशन आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है वो है फॉरेस्ट्री का। एक जो फॉरेस्टर होता है वो मैनेज करता है और कंजर्व करता है फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, यानी ये 2 काम करेगा। पहला तो ये कि जो फॉरेस्ट पहले से मौजूद हैं उनकी रिडक्शन को रोकेगा कि किसी तरह वो रिड्यूस ना हो जाएं। दूसरा काम क्या करेगा, वो वहाँ पे जो मौजूद वाइल्ड लाइफ है उसकी बढ़ोतरी के लिए भी काम करेगा कि किसी तरह जो वाइल्ड लाइफ है, यानी वहाँ पे जो पहले से मौजूद प्लांट्स हैं वाइल्ड और जो वहाँ पे एनिमल्स हैं, जंगली हयात जो वहाँ पे है, तो वो किसी तरह से उसको कोई भी नुकसान ना हो और उसकी क्वांटिटी जो है ना वो इंक्रीज़ करती चली जाए। आप में से अगर कोई बच्चा फॉरेस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो 4 साल डिग्री हासिल करे फॉरेस्ट्री के अंदर, यानी एफएससी के बाद वही 4 साल आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद लास्ट प्रोफेशन जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है फार्मिंग का। बच्चों फार्मिंग में जो लोग होते हैं वो फूड से रिलेटेड जो है ना काम करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोफेशनल ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स, इसका जो एक्सपर्ट होता है वो मुख्तलिफ तरह के फार्म्स बनाता है। फार्म्स कौन से, एनिमल फार्म्स हो गए, जिस तरह से पोल्ट्री फार्म्स हो गए, फ्रूट के फार्म्स हो गए और वो तमाम फार्म्स जो कि हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, यानी आसान अल्फाज में हमारी फूड प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। इसको ज़रा रीड कर लेते हैं। एनिमल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फ्रूट फार्म्स, इन सच फार्म्स दे ग्रो प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। आपने सिंपली फोकस रखना है कि जो फार्मिंग के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो फूड प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं और वो ऐसे तमाम फार्म्स बनाते हैं जिनका मकसद क्या होता है, हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करना हो। उसके बाद बच्चों ये भी कुछ प्रोफेशंस हैं जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है वो वेटरनरी मेडिसिन का है। ये एक अच्छा प्रोफेशन है और इसके जो लोग होते हैं यानी जो इसके एक्सपर्ट होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर किसी का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो वो डीवीएम के अंदर जा सकता है, यानी डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन बन सकता है और वो एक बहुत रिस्पेक्टेबल और एक अच्छा प्रोफेशन है। इसके जो एक्सपर्ट होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो आपके एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वो सिंपली इंसानों से रिलेटेड डिजीज़ को देखते हैं और जो वेटरनरी मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं वो एनिमल से रिलेटेड डिजीज़ को देख रहे होते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी लोग जाते हैं, बायो पढ़ के माइक्रो बायोलॉजी के अंदर भी जा सकते हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह और एंटीबायोटिक का उनके ऊपर असर देखना हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो माइक्रो बायोलॉजी के अंदर पढ़ी जाएंगी। कुछ लोग जो है ना जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर भी जाते हैं और वो लोगों को आगाही देते हैं अबाउट द जेनेटिक कंडीशन। ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशन जो आपकी बुक में डिस्कस किया गया है वो न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स का है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डाइटरी हैबिट्स, न्यूट्रिशन के हवाले से लोगों को आगाह करते हैं। पब्लिक हेल्थ का प्रोफेशन भी इसके बाद डिस्कस किया गया है और इसके बाद जो सेकंड लास्ट प्रोफेशन आपकी बुक में डिस्कस किया गया है वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का। इसका जो एक्सपर्ट होता है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स की डेवलपमेंट और पेशेंट की जो केयर है उसके इम्प्रूव करने के बारे में काम करता है। यानी जो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं वो बताते हैं कि किस तरह से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाएं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि आप सर्जरी के टाइम पे यूज़ करते हो, तो ये उनकी डेवलपमेंट के बारे में काम करता है। लास्ट प्रोफेशन जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है और इसमें जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, यानी स्टैट वगैरह लगा के उन लोगों को डाटा को एनालाइज करते हैं। आपने करना क्या होता है, यानी जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एक्सपर्ट है ना उसके पास डाटा आएगा, कोई बहुत बड़ी अमाउंट में किसी रिसर्च का डाटा हो सकता है, वो उसको कंप्यूटर पे जाके मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर्स लगाएंगे और उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए उस डाटा को एनालाइज करेंगे और एक कंक्लूजन देंगे उस इंसान को जिसका भी वो डाटा रिसीव करते हैं। तो जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ डाटा करते हैं बाय यूजिंग द कंप्यूटेशनल टूल्स, यानी वो कंप्यूटर के इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ तरह के डाटा को एनालाइज करते हैं। बच्चों ये कंप्यूटर पे आज का हमारा लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम बोर्ड प्रेजेंटेशन के ज़रिए टॉपिक्स को समझेंगे और श्योर करेंगे कि आपको तमाम चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएँ। मज़ीद